हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है कार्यपालिका। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है हमारी बिल्कुल न्यू सपोर्ट मटेरियल जो आई है, जो हमारी 2022 से इसकी सपोर्ट मटेरियल है, उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के कार्यपालिका वाला जो चैप्टर है हमारा, इसके फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख रहे हैं बच्चों। और हाँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है आपको, तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। और आप लोगों ने इतना ज्यादा हमारे इस न्यू चैनल को सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका तो कुछ नहीं जाता बट हमको मोटिवेशन आता। चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे इस चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। तो मैंने पिछले चैप्टर में ही बता दिया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है हमारा विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंग मिलकर के काम करते हैं लगातार। ठीक है बच्चों। अब देखिए, विधायिका का काम होता है कानून को बनाने का, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करने का। तो तीनों ही महत्वपूर्ण अंग है, पर जो कार्यपालिका है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अंग कहा जाता है सरकार का। ठीक है बच्चों। तो कार्यपालिका के प्रकार ये जो हमारा ना जो न्यू सपोर्ट मटेरियल आया है बच्चों, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से फ्लो चार्ट में समझा रखा है, पहले शॉर्टकट में और फिर एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रखा है। तो देखिए, कार्यपालिका के प्रकार अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक होती है संसदीय कार्यपालिका। कैसी होती है बच्चों? संसदीय कार्यपालिका। एक होती है अर्ध अध्यस्थात्मक कार्यपालिका और एक होती है अध्यस्थात्मक कार्यपालिका। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका है बच्चों? संसदीय कार्यपालिका। वापस से बता दूं, चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्यपालिका। और हमारे देश में कार्यपालिका कितने प्रकार की? देखो, नॉर्मली कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका होती है, अर्धाध्यस्थात्मक कार्यपालिका और अध्यस्थात्मक कार्यपालिका। अगर हम बात करें संसदीय कार्यपालिका की, तो भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण क्या थे? हमने क्यों संसदीय कार्यपालिका को अपनाया? हमने क्यों नहीं अर्ध अध्यस्थात्मक कार्यपालिका या अध्यस्थात्मक कार्यपालिका को अपनाया? तो देखिए बच्चों कि हमने क्यों अपनाया, क्योंकि आजादी से पहले हम ब्रिटिशर्स के जब गुलाम थे, तब अंग्रेजों के द्वारा 1919 में जो कानून भेजा गया था और 1935 का जो अधिनियम था, इसका अनुभव था हमें। इसके अनुभव का मतलब क्या हुआ? इसमें संसद की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि हमें पुराना अनुभव था, तो हमने संसदीय कार्यपालिका को ही आगे जारी रखा। और सेकंड क्या है? उत्तरदायी प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है? संसदीय कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है बच्चों। आगे, व्यक्तित्व पूजा का खतरा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की पूजा का खतरा नहीं होता। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, भारत में जो संसदात्मक कार्यपालिका है बच्चों, वो भी 2 तरह की है। एक जिसके पास नामात्र की कार्यपालिका कहते हैं और एक है वास्तविक कार्यपालिका। देखिए, नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में क्या डिफरेंस है? नामात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति जी आते हैं हमारे, और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। याद रखिएगा, ये सब चीजें क्या है, आगे वीडियो में धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है बच्चों। जो राष्ट्रपति होते हैं ये हमारे देश में चुने जाते हैं, निर्वाचित इनका होता है और इनकी कुछ शक्तियां होती हैं। ठीक है। और देखिए, इनकी शक्तियों के, अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर ले तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये अप्रत्यक्ष। इन चीजों को आगे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है बच्चों। आगे, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बच्चों, वो एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत होता है। ये क्या है? अगर आपको ये पता करना है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, तो आप चुनाव वाला चैप्टर देख सकते हैं बच्चों। चुनाव वाले चैप्टर में मैंने इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, हटाना। राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां, जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां व
राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, इनका भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। आपको मैंने विधायिका वाले चैप्टर में बताया था, पिछले चैप्टर में ही, ठीक है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में होती है ना, जिसकी पार्टी, देखो लोकसभा में टोटल सीटें मैंने बताई थी पिछले वीडियो में 550, बहुमत कब मिलता है? आधे से अधिक। 550 का आधा कितना होता है? देखो 500 का तो आधा होता है 250 और 50 का आधा 25, 575, ये हो गया 275 प्लस 1, 276। जिस पार्टी को लोकसभा में सीटें मिल गई वो क्या बना लेती है? सरकार। तो लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में होती है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। शक्तियां क्या होती है प्रधानमंत्री की? मंत्रालयों का बंटवारा करता है, मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण रखता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, और इसकी मीडिया तक क्या होती है बच्चों? पहुंच होती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ये देश का नेतृत्व करता है, ठीक है। और अधिकारी जमात बोले तो जितने भी देश के प्रशासनिक अधिकारी होता है उन पर भी इसका दबदबा होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी तक हमने शॉर्टकट में फ्लो चार्ट में देखा था, अब आगे देखते हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कार्यपालिका क्या है, सेकंड कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार, फिर थर्ड भारत में संसदात्मक कार्यपालिका क्यों अपनाया गया, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद क्या होता है, व फिफ्थ प्रधानमंत्री की शक्तियां, छठा व आखिरी टॉपिक होगा हमारा स्थायी कार्यपालिका के अंदर नौकरशाही। तो चले बच्चों शुरू करते हैं हम वीडियो को। जो अभी तक था हमारा फ्लो चार्ट था, यहां पे भी एक फ्लो चार्ट बना हुआ है हमारा। कार्यपालिका, बच्चों कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो नियम कानूनों को लागू करता है, ठीक है बच्चों। कार्यपालिका जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका, ठीक है बच्चों। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही सिविल सेवकों को शामिल किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार, एक होते हैं सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पे, और एक होता है व्यक्तिगत नेतृत्व। देखिए व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति के अंडर में, तो ये हमारा होता है अधिष्ठात्मक कार्यपालिका। अधिष्ठात्मक कार्यपालिका बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, पेपर में आ जाता है कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अधिष्ठात्मक कार्यपालिका कहां पे? यूएसए, अमेरिका में है। यहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति ही राज्य का एवं सरकार का दोनों का प्रमुख होता है, ठीक है बच्चों। राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा चुना जाता है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं अधिष्ठात्मक कार्यपालिका आपको समझ आया होगा। एक और बार सुन लीजिए, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सामान्य जनता द्वारा चुना जाता है और वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जो हमारे देश में संसदात्मक कार्यपालिका उसे देखते हैं। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह विधायिका में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसको जवाब देना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं अर्ध अधिष्ठात्मक कार्यपालिका क्या है बच्चों? अर्ध अधिष्ठात्मक कार्यपालिका। अर्ध अधिष्ठात्मक कार्यपालिका क्या है? इसमें राज्य का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और जो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होता है वो विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी। एक बार जल्दी से शॉर्टकट में सुन लेंगे। संसदात्मक कार्यपालिका में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अर्धअध्यक्षात्मक में सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री है, पर देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। दोनों का अलग अलग नेता होता है, ठीक है, देश का अलग, सरकार का अलग, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। और अधिष्ठात्मक में देश का, राज्य का और सरकार का दोनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कार्यपालिका का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो नियम कानूनों को क्या करता है? रोजाना लागू करता है। यहां पे इंपॉर्टेंट आपको लागू करता है। सरकार का वह अंग
जो नियम कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने की इसकी जिम्मेदारी होती है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री को ही नहीं, बल्कि इसके अंदर पूरे प्रशासनिक ढांचे, सिविल सेवा के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं राजनीतिक वाले, ठीक है। आगे देखते हैं, स्थायी कार्यपालिका में जो रोज रोज के प्रशासन, देखो ये स्थायी कार्यपालिका है। आप में से कई बच्चे होंगे ह्यूमैनिटीज वाले जिनका सपना होगा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का, वो इसी में आते हैं बच्चों। स्थायी कार्यपालिका नियम कानूनों को जमीनों पे लागू कौन करता है? स्थायी कार्यपालिका करता है, ठीक है बच्चों। देखो समझिए चीजों को, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और वीडियो आपकी यूजफुल भी तो है ना। सम्मिलित किया जाता है, इसमें सिविल सेवक आते हैं जैसे आईएएस आईपीएस। अमेरिका में ना अधिष्ठात्मक कार्यपालिका है। अधिष्ठात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, सभी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। जबकि अगर हम कनाडा की बात करें ना, तो यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है। क्या है स्टूडेंट्स? संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें देखिए संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। राज्य का प्रधान तो प्रधानमंत्री है, पर देखिए राज्य का प्रधान कौन है? महारानी, ठीक है। कनाडा के अंदर क्या है, जो देश का हेड है वो महारानी है और सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश के और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, रूस में एक अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देखिए अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था में ऐसा ही होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर हटा नहीं सकता क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जनता के संसद के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होते हैं, है ना। जर्मनी में, अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है बच्चों कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें अर्ध अधिष्ठात्मक कार्यपालिका है? तो श्रीलंका। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति नामात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है, ठीक है। वहां पे प्रधानमंत्री नहीं, चांसलर होता है। अब देखिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण, भारत में संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया गया है? मैंने आपको शुरू में भी बताया था, क्योंकि हमें 1919 और 1935 के अधिनियमों का अनुभव था। संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी होती है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था, व्यक्ति पूजा का खतरा नहीं होता इसमें, ठीक है। अधिष्ठात्मक में क्या होता है? सारी पावर एक व्यक्ति के पास होती है। कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, उचित नियंत्रण होता है। अब देखिए बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कितने सालों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। क्या सीधा जनता वोट डालती है? नहीं, जनता के द्वारा चुने हुए विधायक व सांसद, अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, ठीक है बच्चों। और निर्वाचन जो होता है ना, एकल संकलनीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। पद से हटाया जाता है तो उसको महाभियोग कहते हैं। महाभियोग का आधार क्या होता है? वो संविधान का जब उल्लंघन करते हैं तब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मंत्रिपरिषद का कार्य। इसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो में मैंने भी क्वेश्चन में भी समझा रखा आप लोगों को। ये संविधान का जो 51वां संशोधन है, उसके द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को क्या करा गया है? सुनिश्चित, निश्चित, लिमिटेड किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 स्तर। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। क्या बोला मैंने? 51वां संविधान संशोधन जो है
कहता है कि लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए और कार्य स्तर के आधार पर मंत्री को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कार्य स्तर के आधार पर मंत्री को कितने वर्गों में बांटा गया? 3। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडलीय मंत्री, ठीक है, या केंद्रीय मंत्री भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिए राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है बच्चों, ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा है? मंत्री परिषद जो होता है ना, देखो बच्चों, लोकसभा के अंदर कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक 550। राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250। और कुल सदस्यों का 15% क्या बनाए जा सकते हैं? मंत्री। ठीक है, मंत्री परिषद की एकजुटता का सिद्धांत पर आधारित है हमारा देश। यदि मंत्री परिषद लोकसभा में विश्वास खो देता है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव को पास करके मंत्री परिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का और सरकार का दोनों का प्रधान होता है। कई बार बता दिया, इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही, सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों ही रूप से राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था लागू की गई है, अध्यक्षतात्मक व्यवस्था। ठीक है बच्चों, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति या राजा। ठीक है, देश में नामात्र का प्रधान होता है। ये प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, जैसे भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसे देशों में यह व्यवस्था है। ये तो हो गई हमारी अध्यक्षतात्मक, ये हो गई हमारी संसदीय। अब बात करते हैं हम अर्ध-अध्यक्षतात्मक व्यवस्था। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। देखो, अध्यक्षतात्मक में राष्ट्रपति मेन पावरफुल था, संसदीय में प्रधानमंत्री सरकार का और राष्ट्रपति या राजा देश का प्रमुख होता था। इसमें अर्ध-अध्यक्षतात्मक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों में संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। फ्रांस, रूस, श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। वापस से मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के किस पड़ोसी देश में अर्ध-अध्यक्षतात्मक व्यवस्था है? श्रीलंका में। पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान में तो कुछ चलता ही नहीं है, पाकिस्तान में गधे चलते हैं, है ना। चले आगे देखते हैं। भारत में संसदीय कार्यपालिका, भारत में संसदीय कार्यपालिका को देखते हैं बच्चों। अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्ति पर बहुत बल देता है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। देखिए, राष्ट्रपति की ज्यादा पावर होती है ना अध्यक्षतात्मक में, व्यक्ति पूजा का खतरा रहता है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ में उसे व्यक्ति पूजा का खतरा ना हो, व्यक्ति पूजा पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के सरकार बनाते हैं। अब देखते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला टॉपिक 6 मार्क्स का कई बार आया हुआ है, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। देखिए, भारत के अंदर क्या है ना, राष्ट्रपति केवल वैसे तो कहा गया कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति का वैसे तो बहुत ही कार्यकारी, विधायी, बोले तो कानून बनाना और आपातकालीन शक्तियां हैं, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही में के बारे में सूचना प्राप्त होने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। पहला, सदनों को पुनर्विचार के, देखो, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है विधेयक को। कोई भी विधेयक अगर लोकसभा राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे वापस लौटा सकता है। वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, करके संसद द्वारा पारित विधेयक को रोक सकता है। तीसरा, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आखिर राष्ट्रपति का पद की आवश्यकता क्यों है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन ना रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय एक ऐसे राष्ट्रीय प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो,
जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधि कर सके, क्योंकि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में सरकारें कभी भी गिर सकते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री का पद तो भाई कभी भी खत्म हो सकता है, तो इसलिए कहने के लिए देश का प्रमुख एक होना चाहिए। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये कार्य कर सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद का काम संभाल लेता है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां दी गई हैं। प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां देखेंगे बच्चों हम, जैसे कि मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण रखना, मंत्रालयों का बंटवारा करना, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, अधिकारी वर्ग पे नियंत्रण होता है, सरकार की केंद्रीय धुरी है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच का सेतु होता है, विदेशी यात्रा, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नेतृत्व करता है, मीडिया तक इसकी पहुंच होती है, विभिन्न विभागों में तालमेल बना के रखता है, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ खत्म करने का इसके पास अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। अगर एक राजनीतिक दल का बहुमत होगा तो एक पार्टी बहुमत में है संसद के अंदर, तो अपना कामकाज बिना किसी भेदभाव के आराम से करेगी। अगर गठबंधन की सरकार बनी है तो बहुमत की कमी से सरकार में अस्थायित्व के सरकार को चलाना कठिन हो जाता है ना। अब देखते हैं जल्दी से देखेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है हमारी, तो हम जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए, सेकंड बहुमत, लोकसभा में बहुमत होनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए समय वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंतर संसद का सदस्य चुन करके उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। यही स्थिति मंत्रियों पर भी लागू होता है। प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव। प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। राजनीतिक सहयोग पर प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों पर अंकुश लगा है। सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद नीति बनाती है। अब देखेंगे बच्चों, राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। राज्यों में एक राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक है बच्चों, स्थायी कार्यपालिका, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। कार्यपालिका में मुख्य रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नौकरशाह या प्रशासनिक मशीनरियों एक विशाल संगठन शामिल होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही से सरकार के स्थायी कर्मचारियों के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों को सहायता करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन नौकरशाह मशीनरी जो होती है स्थायी होती है। ठीक है, अपनी नीतियों को लागू करते रहते हैं। नौकरशाह के सदस्यों का चुनाव अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा, स्थानीय सरकार के कर्मचारी उपक्रमों के तकनीकी रूप से किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग नाम सुना होगा बच्चों आप लोगों ने, यूपीएससी। नहीं सुना होगा तो आप 12th पास होने से पहले जरूर सुन लेंगे, नहीं तो 12th के बाद जरूर सुन लीजिएगा। सिविल सेवकों का चयन योग्यता के आधार पर होता है, भेदभाव रहित होता है, सबको समान अवसर दिए जाते हैं। इनकी भर्ती लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर निलंबित या अपदस्थ हटाया जा सकता है। लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार बनाकर की जाती है। संविधान ने
पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण एक अखिल भारतीय स्तर की होती है, एक केंद्रीय स्तर की होती है और एक प्रांतीय स्तर की होती है। इसे आप पढ़ लेंगे बच्चों। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का अधिकारी कलेक्टर उस जिले की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी ये वीडियो पूरी देखी है, वो बहुत ही मेहनती बच्चे होंगे। ठीक है, तभी उन लोगों ने एंड तक वीडियो को देखा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दें। कम से कम अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ और अपने एक स्कूल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर सपोर्ट। आपने हमारे नए यूट्यूब चैनल को इतना सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।